Assalamu alaikum. Today I'm at White Horse Temple, like सफ़ेद घोड़ा मंदिर. ये चाइना में लोअयांग शहर में है. And in this video I'm going to explain how China's influence on Buddhism is growing and traditional Indian influence is decreasing. White Horse Temple or Baimasi is the first Chinese Buddhist temple, and it has 4 sections, and it has an international section where Indian, Thai and Myanmar Buddhist sections are there too. तारीख़ी तौर पर ये जो सफ़ेद घोड़ा मंदिर है ये चाइना का बुद्धिज़्म का पहला मंदिर है और ये वाहिद मंदिर है जिसमें आपको थाई बुद्धा, म्यांमार का बुद्धा, इंडियन बुद्धा और चाइनीज़ बुद्धा मिलेगा. आप ये देखें, आप जो ही हाल सेंटर होते हैं ये पहले ये पॉन्ड है where they throw their money and they have a belief that if you throw your money in it you are going to become richer. And this historical shift from Indian influence to Chinese influence is because China economy is better and temple have more money and there is state control, state management and the translation of tradition from Indian to Chinese kind of central idea. आप लोगों को ये अंदाज़ा है कि रियासतें मज़हब को अपने इन्फ्लुएंस और सियासी असर रसूख के लिए कैसे इस्तेमाल करती हैं. वाई द इंडियन बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस आर लूजिंग देयर इन्फ्लुएंस इज़ बिकॉज इंडिया ने क्या किया कि बुद्धिज़्म को ब्राह्मणिज़्म के नीचे करने की कोशिश की और हिंदुइज़्म के बिलीव्स को ज़्यादा बढ़ावा देने की कोशिश की. बट चाइना ने उसको एक चाइनीज़ फ़िलासफ़ी के अंडर करने की कोशिश की. So Chinese philosophy altogether with the rise in economic power is gonna spread and people will see China as a reference point for Buddhist tradition rather than India. अब चाइना में बुद्धिज़्म को मरकज़ियत इसलिए हासिल होगी कि चाइनीज़ जो है वो दुनिया में उनका एक मुस्बत इमेज बन रहा है, उनके पास पैसा है, माशी ताकत है. तो मुस्तकबिल में जिन जिन मुल्कों में बुद्धिज़्म है या जो लोग भी बुद्धिज़्म की रवायात को एक किस्म की फ़िलासफ़ी को एक इज़्ज़त देते हैं वो चाइना को एक बुद्धिज़्म की मरकज़ियत के तौर पर देखेंगे, ना कि इंडिया में बुद्धिज़्म को मरकज़ियत के तौर पर देखेंगे. यहाँ पर ये जो आगे मोड़े हैं यहाँ पर लोग आके नील डाउन होते हैं. बट चाइना में जो है बहुत कम लोग वर्शिप पे बिलीव रखते हैं. वो ज़्यादातर यहाँ टूरिज़म के लिए आते हैं, यहाँ जिस चीज़ के माशी पहलू हों उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं. Since Tibet has the more influence in Buddhism and Tibet is an integral part of China, so in future we can just see Chinese influence on Buddhism. तिब्बत की वजह से भी जो है बुद्धिज़्म में चाइनाई को मरकज़ियत हासिल होगी क्योंकि लोग जो दलाई लामाज वगैरह होते हैं वो सब तिब्बत से हैं. So hot here, but here is cool breeze. एशियन लव फोटोग्राफ इन चीनी तस्वीरें बना रहे हैं यहाँ पर. And there are a lot of traditions among young Chinese, like they believe if you come here you will find the true love and you will get away from the false love. यहाँ पे इनका ये भी यकीन है जी कि अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आपको सच्चा प्यार मिलेगा. और एक दूसरा यकीन है कि अगर आपका झूठा प्यार है यानी आप गलत शादी में, गलत मोहब्बत में, तो वो ख़त्म हो जाएगी यहाँ आकर. तो ये इस मंदिर की खुसूसियत है. ये देखें आप. The origin of this first Chinese Buddhist temple in 68 CE, like Common Era, the Ming king had a dream that a golden figure is coming down from the sky and he is spreading the light everywhere around. So his people around him interpreted as that he is Buddha and he is being regarded as a very high figure in India. He sent his envoy to India and they brought 2 monks, and the monks loaded all the lyrics, scriptures and everything on white horses. So that's why the temple was regarded as White Horse Temple. आज से कोई 2000 साल पहले यहाँ पे एक बादशाह था मिंग. उसे एक ख्वाब आया कि आसमान से एक कोई शख्सियत उतर रही है और वो जो है सफ़ेद घोड़ा वो जो है हर तरफ रोशनी फैला रही है. तो उसके जो मवाली थे दरबार में उन्होंने कहा भाई कि ये जो है एक बुद्धा है जिसको इंडिया में बड़ी इज़्ज़त की जाती है. तो उसने अपने फिर यहाँ से सफ़ीर भेजे. उन्होंने वहाँ से जो घोड़े उन्होंने इस्तेमाल किए, जो किताबें थी बुद्धा की, जहाँ लिरिक्स थी, पत्थर थे, वो सफ़ेद घोड़े थे. तो इस वजह से वो सफ़ेद घोड़े को इज़्ज़त देने के लिए इस मंदिर को वाइट हॉर्स टेम्पल का नाम दिया गया. There is a history of how Buddhist traditions passed through different areas, like it started from Gandhara
which is today's Peshawar in Pakistan, and then Buddhism was flourished in Kashmir, and from there it was entered to China. So this is the very first Buddhist temple. You can see all these stuff. It is almost 2,000 years old, and you see these. This is the walking area around the courtyard of this temple. Each stone is in circle, and they have a hole in the middle. Some legend says that these millstones were used for wheat and stuff, but now they are repurposed on the floor like walking stones. ये जो चक्की का पत्थर है जी, ये अभी इसको रिपर्पस किया है फ्लोर पर, लेकिन इसका मकसद है ये कि बुद्धा's ट्रेडिशन ऑफ हार्ड वर्क, हार्मनी एंड गेटिंग टू द फाइनल प्रोडक्ट थ्रू हार्ड वर्क. मरकज़ी ख्याल है जिस तरह के आपने चक्की इस्तेमाल करके पत्थर से आटा बनाना है, और इस तरह आप सख्ती बर्दाश्त करके अपना दिमाग और दिल को सुकून मुहैया कर सकते हैं. This is the Thai Buddhist section at Luoyang White Horse Temple. The idea is they want to honor that how Buddhist beliefs were spread across different countries, culture and traditions. ये सियासी क्या है या मजहबी, ये थाईलैंड का बुद्धिस्ट सेक्शन है. This is the Thai section, and the main difference between Chinese and Thai Buddhism is the Thai follow the smaller, some sort of Buddhist tradition, like the monks are really respected, but in China they follow the greater tradition, something like that. One is the Thai follow the Theravada Buddhism and the Chinese follow Mahayana Buddhism. एक Theravada जी जो थाई फॉलो करते हैं, और चाइनीज़ है महायाना बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं. This is the main difference between Thai Buddhism and the Chinese Buddhism. See this area? I think this is Myanmar Buddhism. The more gold-plated, white and gold-plated. See here, this area. Also here. This is Myanmar Buddhism area section. The difference between the Chinese and the Myanmar Buddhism is the Chinese one is like the monk can eat as many food as he wants in a day, but in Myanmar they believe in more enlightenment, and the Buddhists can only eat 2 meals a day, like more kind of a struggle in life. ये जी जो म्यांमार का है वो बुद्धिज़्म ये ज़्यादातर वाइट और गोल्ड प्लेटेड होता है. आप जहाँ पे भी जाएं, और ये दिन में इनके जो मॉन्क होते हैं वो सिर्फ 2 ही खाने खा सकते हैं, लेकिन चाइना में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है चाइनीज़ बुद्धिज़्म के लिए. तो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द हिंदू बुद्धिज़्म सेक्शन. लेट्स सी. ये है इंडियन एरिया, इंडियन बुद्धिज़्म. They call it Indian, but it was actually started from Peshawar, Pakistan. The original Buddhism is from Peshawar, but they treat Pakistan and India as same, and they call it Indian Buddhism. So actually, these areas are in Pakistan these days. ये है जी हिंदुस्तानी बुद्धिज़्म. यहाँ से शुरू हो जाता है ये सेक्शन. हाँ, यहाँ पे हिंदुस्तानी कहा जाता है, लेकिन इसका स्टार्ट जो है ओरिजिन है यहाँ पर भी उन्होंने लिखा हुआ है ये पेशावर, इस्लामाबाद, और ये टेक्सला इस इलाके से हुआ था बुद्धिज़्म का. और ये उसका जो कंस्ट्रक्शन स्टाइल भी इस तरह का है, आर्किटेक्चर है, और ये एरियाज़ अभी पाकिस्तान में है, पेशावर में, लेकिन यहाँ पे इसको एज ए इंडियन बुद्धिज़्म ही ट्रीट किया. The Myanmar Buddhist temple section, you see the gold roof, white walls. The temples are very beautiful, very well decorated, and also you can see this magnificent building around me. The gold colors makes Myanmar temples bright and royal, and the white colors make it magnificent. It's a very different kind of a feel. And you see the building around me, the white, red and gold combination. White Horse Temple is very famous. The building is very clean, pure and very calm. तो ये सफ़ेद घोड़ा मंदिर पे ये जो डिफरेंट सेक्शन है, ये बुद्धिज़्म के फ्यूचर के बारे में सारी स्टोरी बताते हैं कि जो ही चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता जाएगा, और उसी लिहाज से ये होगा कि वो एक ग्लोबल किस्म का बुद्धिज़्म पे कल्चरल इन्फ्लुएंस और ये चीज़ें, इसमें वो अपने आप को एक सेंट्रल पॉइंट के तौर पर पेश करेंगे दुनिया के सामने बुद्धिस्ट ट्रेडिशन को लेकर. लोयांग टेम्पल हियर डजंट only tell us the origin of Buddhist traditions in China, but it also tells us the future of global friendship between Buddhism and the
cultural influence around the world, where China will serve as a central point for Buddhist belief and Buddhist values. सूरज गुरूब हो रहा है जी, हिंदू के बुद्धिज़्म से सूरज गुरूब हो रहा है। ये आज दिन का सूरज नहीं गुरूब हो रहा, बल्कि ये हकीकत में जो इंडिया का हिंदुज़म पे कल्चरल तहजीबी एक किस्म का आप कह लें कि असर रहा है, वो भी ख़त्म हो रहा है, गुरूब हो रहा है, क्योंकि चाइना एक नए फेज़ में दाखिल हो रहा है जहाँ पे ये इनकी पूरी कोशिश है कि जो बुद्धिज़्म है उसकी ट्रेडिशन अपने सॉफ्ट इमेज के लिए डेवलप करें और जितने भी ये कंट्री हैं अराउंड द रीजन उनको अपने इस इन्फ्लुएंस में लें। What I was saying that historically and traditionally India used Buddhism as a soft power for cultural influence around Southeast Asia, South Asia and other Buddhist majority countries, but now the things are changing. China is investing a lot to take back that influence and have more soft image and use Buddhism. So this is not only the sunset from the Hindu Buddhism, this section, but actually the sunset on the Indian influence on Buddhist traditions. China, with its growing influence around the world, is going to tell the world that the future of Buddhism is connected, peaceful, and shared, where China will serve as a reference point. That is partly because in India there is more focus on Brahmanic Hinduism. Tell me how you see the future of Buddhism, which country will serve as the reference point, and also let me know how do you feel about this video, and if you are going to watch more similar kind of videos and cultural insight what is happening in China, let me know in the comment section. आपको ये स्टोरी कैसी लगी जी बुद्धिज़्म पे, और आप बुद्धिज़्म का मरकज़ गंधारा तहज़ीब को जो पेशावर सिंध कश्मीर से होता हुआ चाइना में आया उसे देखते हैं या चाइना को देखेंगे मुस्तकबिल में, और आपको ये चाइना के अंदर से जो कल्चर के ऊपर वीडियो है उनके बारे में आपकी क्या राय है, मज़ीद वीडियो देखना चाहेंगे